नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वन एग्जाम हब पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समास विषय को विस्तार से समझेंगे। ये टॉपिक यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ये। तो अब हम सीधे अपनी अध्ययन सामग्री की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये समास आखिर काम कैसे करता है। हाँ, इसके मूल सिद्धांत को समझना होगा। मूल रूप से जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जी। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे कहना हो कि ये रसोई के लिए घर है, तो इतना लंबा वाक्य बोलने के बजाय मैं सीधे रसोई घर कह सकती हूँ। इससे समय भी बचता है और बात का अर्थ भी पूरी तरह से स्पष्ट रहता है। यही वो बिंदु है जहां भाषा की कार्यकुशलता दिखाई देती है। और इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हमें दो तकनीकी शब्दों से परिचित होना पड़ेगा। ये वो शब्द हैं जो परीक्षाओं में अक्सर सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। हाँ, मैंने पुराने पेपर्स में देखा है, सामासिक पद और समास विग्रह। बिल्कुल। पहला शब्द है सामासिक पद। जब हम व्याकरण के नियमों का पालन करके शब्दों को जोड़ते हैं और एक नया छोटा शब्द बनाते हैं, जैसे अभी हमने रसोई घर बनाया। हाँ, जैसे रसोई घर, तो वो जो नया शब्द बनकर तैयार हुआ उसे सामासिक पद कहा जाता है। और दूसरी तरफ जब हम उस जुड़े हुए शब्द को वापस उसकी मूल अवस्था में खोलकर रख देते हैं ताकि उनके बीच का जो संबंध है वो स्पष्ट हो सके। सही कहा। जैसे रसोई के लिए घर, तो उस तोड़ने की या विश्लेषण करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। आप इसे किसी मशीन के पुर्जों को जोड़ने और फिर से खोलकर उनके काम करने के तरीके को समझने जैसा मान सकती हैं। ये पुर्जों वाली बात बहुत सटीक है, लेकिन परीक्षाओं के दौरान अक्सर एक बहुत ही आम उलझन देखने को मिलती है। कई बार विद्यार्थी संधि और समास के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। क्योंकि दोनों में ही तो चीजें जुड़ रही हैं ना। तो एक विद्यार्थी परीक्षा हॉल के दबाव में इन दोनों के बुनियादी अंतर को कैसे याद रखें? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। अगर हम इसे भाषा विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये अंतर बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। देखिए, संधि में शब्दों का नहीं बल्कि अक्षरों या वर्णों का मेल होता है। मतलब वहां ध्वनियां आपस में टकराती हैं। बिल्कुल, ध्वनियां टकराती हैं और अपना रूप बदल लेती हैं। उदाहरण के लिए, जब विद्या और आलय मिलते हैं तो विद्यालय बनता है। हाँ, यहाँ पहले शब्द की अंत की औ ध्वनि और दूसरे शब्द के शुरुआत की औ ध्वनि आपस में मिल रही है। ये ध्वनियों का विज्ञान है। इसके विपरीत जब हम समास की बात करते हैं तो यहाँ वर्ण या ध्वनियां नहीं, पूरे के पूरे शब्द मिलते हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे शब्द अपने अर्थ के साथ आपस में मिलते हैं। ये एक बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब हम कह सकते हैं कि संधि ध्वनियों की केमिस्ट्री है और समास शब्दों का गठजोड़ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे समेटा। ये स्पष्टता बहुत काम आएगी। चलिए अब समास के परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। अध्ययन सामग्री के अनुसार व्याकरण में इसके 6 मुख्य भेद बताए गए हैं। जी, 6 मुख्य भेद हैं। हम शुरुआत करते हैं इसके पहले भेद से, जिसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। परीक्षा के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया जाता है कि पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी इस अव्यय शब्द को देखकर ही घबरा जाते हैं। घबराहट स्वाभाविक है क्योंकि शब्द थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसे पहचानना सबसे आसान है। अच्छा, कैसे? अव्ययी का सीधा सा मतलब है ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन या काल का कोई असर नहीं पड़ता। वे हर स्थिति में हमेशा एक जैसे रहते हैं। अगर हम परीक्षा के नजरिए से इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो आपको बस शब्द की शुरुआत पर ध्यान देना है। मतलब उपसर्ग देखने हैं। बिल्कुल। यदि किसी शब्द के आरंभ में यथा, प्रति, आ, भर, अनु या हर जैसे उपसर्ग लगे हों तो वह निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, इसका अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार। हाँ, और आजीवन, जिसका मतलब है पूरा जीवन या जीवन भर। इसी तरह प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। इन सभी में जो पहला हिस्सा है वही पूरे शब्द के अर्थ को कंट्रोल कर रहा है। एकदम सही। और परीक्षाओं में एक और पैटर्न बहुत देखने को मिलता है, जहां एक ही शब्द को 2 बार लिख दिया जाता है। जैसे लोग आम बोलचाल में कहते हैं ना कि रातों रात काम हो गया। हाँ, या दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल, घर घर में ये बात फैल गई है। तो क्या ये जो पुनरावृत्ति वाले शब्द है ये भी इसी श्रेणी में आते हैं? जी हाँ, और ये परीक्षा बनाने वालों का एक बहुत ही पसंदीदा सवाल है।
जी। जब एक ही संज्ञा शब्द बिना किसी बदलाव के लगातार 2 बार आता है, जैसे हाथों हाथ। हाँ, हाथों हाथ, रातों रात, तो ये पूरा का पूरा जो शब्द समूह है वो एक अव्यय की तरह काम करने लगता है, क्योंकि इस रूप को आप किसी भी वाक्य में प्रयोग करें, ये बदलता नहीं है। ये तो बहुत ही रोचक तथ्य है। इसलिए व्याकरण के नियम के अनुसार इसे भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। ये एक ऐसा विशेष नियम है जो अक्सर विद्यार्थियों को भ्रमित कर देता है। ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है कि रातों रात में भी व्याकरण का इतना गहरा नियम छुपा है। अब अगर हम पहले पद की प्रधानता से आगे बढ़ें तो हमारा सामना दूसरे भेद से होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की संरचना थोड़ी अलग है और ये मेरी नज़र में सबसे दिलचस्प है। ऐसा क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव में पहला पद महत्वपूर्ण था, लेकिन तत्पुरुष में अर्थ का मुख्य भार दूसरे पद पर होता है, जिसे हम उत्तर पद कहते हैं। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आप 2 शब्दों को जोड़कर सामासिक पद बनाते हैं तो उनके बीच का संबंध बताने वाले जो कारक चिन्ह होते हैं वे पूरी तरह से छुप जाते हैं। मतलब उनका लोप हो जाता है। ये तो एक तरह का लुका छिपी का खेल हो गया। बिल्कुल, शब्दों की लुका छिपी। हाँ, और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा उलझन इसी में होती है, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा कारक चिन्हों का संसार बसा हुआ है। शब्द का विग्रह करने पर बीच में का, की, को, के लिए, से, में, पर ये सारे शब्द निकल कर आते हैं। जी, और इसे अलग अलग कारकों के हिसाब से बांटा भी गया है। जैसे अगर हम कर्म तत्पुरुष की बात करें, जहां को कारक का लोप होता है, हमारी सामग्री में इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है मतदाता। हाँ, जिसका विग्रह होता है मत को देने वाला। इसी श्रृंखला को अगर आगे बढ़ाएं तो अगला आता है करण तत्पुरुष। यहाँ से या के द्वारा का भाव छुपता है, जो किसी साधन या जुड़ाव को दर्शाता है। जैसे जन्मजात, जिसका अगर हम विग्रह करेंगे तो वो बनेगा जन्म से उत्पन्न। यहाँ से एक माध्यम बता रहा है। और इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष आता है ना? जी, जहाँ किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है और के लिए चिन्ह का लोप होता है। इसका बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है हथकड़ी, यानी हाथ के लिए कड़ी, या फिर हम प्रयोगशाला भी कह सकते, प्रयोग के लिए शाला। बिल्कुल। अब यहाँ एक जगह विद्यार्थी अक्सर करण और अपादान के बीच उलझ जाते हैं। हाँ, क्योंकि अपादान तत्पुरुष में भी तो से चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ अलग होने के संदर्भ में होता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे अगर शब्द है धनहीन तो उसका अर्थ है धन से हीन, यानी व्यक्ति और धन के बीच अलगाव हो गया है। इसी तरह रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। आपने दोनों के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट कर दिया। ये अलगाव का भाव ही अपादान की पहचान है। इसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष, जो शायद पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि ये रिश्ते या मालिकाना हक की बात करता है। जी, इसमें का, की, के जैसे चिन्ह छुपते हैं। जैसे प्रेम सागर का विग्रह होगा प्रेम का सागर, या राजपुत्र राजा का पुत्र। और इस कारक श्रृंखला के अंत में आता है अधिकरण तत्पुरुष, जो किसी आधार या स्थान को दर्शाता है। इसमें मैं या पर का इस्तेमाल होता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नीति निपुण, जिसका अर्थ है नीति में निपुण, या फिर घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इन सभी प्रकारों को देखकर लगता है कि तत्पुरुष समास अपने आप में व्याकरण का एक पूरा कुनबा है। लेकिन मैंने पुराने प्रश्न पत्रों में एक अजीब सा शब्द देखा है, नंज तत्पुरुष। हाँ, नंज तत्पुरुष। इसके उदाहरण अक्सर नकारात्मक होते हैं, जैसे अनपढ़ या अधर्म। ये भी परीक्षाओं में अक्सर उलझाने के लिए दिया जाता है। इसका क्या तर्क है? न तत्पुरुष दरअसल संस्कृत व्याकरण से आया एक बहुत ही विशेष प्रकार है। ये तब होता है जब पहला पद नकारात्मक हो या मनाही का भाव दे रहा हो, जैसे अ या अन लगा हो। बिल्कुल, अ, अन या न जैसे उपसर्ग लगाकर जब कोई शब्द बनता है तो वो सीधे तौर पर नकारा जाता है। जैसे अनपढ़ का अर्थ है जो पढ़ावा न हो, अधर्म का अर्थ है जहां धर्म न हो। पर इसमें तो उपसर्ग है, तो लोग इसे अव्ययी भाव क्यों नहीं मान लेते? यही तो ट्रैप है। क्योंकि इसमें सीधे तौर पर कोई का, की, से जैसा कारक चिन्ह नहीं दिखता, इसलिए विद्यार्थी अक्सर इसे अव्ययी भाव समझ लेते हैं। लेकिन इसका नकारात्मक अर्थ और दूसरे पद की प्रधानता इसे तत्पुरुष की इस विशेष श्रेणी में रखती है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे उम्मीदवारों को हमेशा बचकर रहना चाहिए। खैर, तत्पुरुष की इस लुका छुपी के बाद अब आते हैं विशेषता और संख्या के विज्ञान पर। जी, हमारा तीसरा भेद है कर्मधारय समास,
मैं व्यक्तिगत रूप से इसे तारीफ करने वाला समास कहती हूँ। तारीफ करने वाला, ये नाम इसके काम को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक पद विशेषण होता है जो दूसरे पद यानी विशेष्य की तारीफ कर रहा होता है या उसकी कोई खास विशेषता बता रहा होता है। कर्मधारय समास की पूरी संरचना ही किसी गुण, रूप या स्वरूप को दर्शाने पर टिकी है। अगर हम इसके विग्रह की तकनीक की बात करें तो शब्द को तोड़ने पर बीच में है, जो या के समान जैसे शब्द स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। इसके उदाहरण सच में बहुत काव्यात्मक होते हैं, जैसे चरण कमल। इसका विग्रह होगा कमल के समान चरण। यहाँ पैलों की विशेषता बताई जा रही है कि वे कमल जैसे हैं। हाँ, और मृगनयनी, मृग यानी हिरण, के समान नयन वाली। या फिर अगर हम कहें महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये सभी शब्द किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु की कोई खास बात ही तो उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी विशेषता वाले समास से आगे बढ़कर जब हम विशेषताओं को संख्याओं में बदलने लगते हैं तो हम पहुंचते हैं अपने चौथे प्रकार पर, यानी द्विगु समास। जी, द्विगु समास। इसमें जो पहला पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक या एक नंबर होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। कैसा पेंच? सिर्फ संख्या होना काफी नहीं है, उस पूरी संरचना को एक समूह या समाहार का बोध भी कराना होता है। अच्छा, मतलब जहाँ गिनती शुरू हो जाए और वो एक ग्रुप को दर्शाए, वहाँ द्विगु समास है। सही कहा। परीक्षाओं के लिए इसकी पहचान यही है कि शब्द की शुरुआत 1, 2, 3 जैसी गिनतियों से होगी। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। या फिर हमारा रोजमर्रा का शब्द दोपहर, 2 पहरों का समाहार। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारी भाषा में संख्याओं का इस्तेमाल सिर्फ गणित तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो शब्दों की संरचना का हिस्सा बन गया। ये हमारी भाषा के ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है। प्राचीन काल में लोगों ने समय, दिशाओं और वस्तुओं के समूहों को एक नाम देने के लिए इन संख्यात्मक शब्दों का निर्माण किया था। चलिए गणित से आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि ऐसी जगह जहां बराबरी की टक्कर होती है। हमारा 5वां भेद है द्वंद्व समास। ये समास समानता में विश्वास रखता है। हाँ, इसमें किसी एक पद का दबदबा नहीं होता, बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का समान महत्व होता है। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है 2 चीजों के बीच का जोड़ा या संघर्ष। जब 2 समान स्तर के शब्द एक साथ आते हैं तो ये समास बनता है। इसकी पहचान बहुत ही सीधी है। क्या है वो पहचान? ज्यादातर इन समासिक शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह है, जिसे हम आम भाषा में हाइफन कहते हैं, लगा होता है। हाँ, ये तो देखते ही पहचाना जा सकता है। और अगर हम इनके अर्थ पे गौर करें तो ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के विलोम या विपरीत होते हैं, एक तराजू के 2 पल्लों की तरह, जिनका वजन एकदम बराबर होता है। बिल्कुल। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो उस योजक चिन्ह की जगह पर और या आ जाता है। जैसे लाभ हानि, जिसका विग्रह होगा लाभ या हानि। नर नारी यानी नर और नारी। ठंडा गरम का अर्थ हुआ ठंडा या गरम। या फिर माता पिता, माता और पिता। इसमें कुछ भी रटने जैसा है ही नहीं, बस शब्द की बनावट को देखते ही पता चल जाता है कि यह द्वंद्व समास है। तो अब तक की हमारी इस चर्चा में हमने देखा कि किसी समास में पहला पद मुख्य है, किसी में दूसरा पद, और द्वंद्व में दोनों पदों का समान महत्व है। जी। लेकिन अब हम जिस छठे और आखिरी समास की बात करने जा रहे हैं वो इस पूरे विषय का चरमोत्कर्ष है। आप बहुव्रीहि समास की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुव्रीहि समास। इस समास का रुतबा ही व्याकरण में बिल्कुल अलग है। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो बहुव्रीहि समास से सबसे ज्यादा और सबसे ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं। इसकी क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने ही शब्दों से आजाद हैं। मतलब बहुव्रीहि समास का नियम ये कहता है कि इसमें दिए गए दोनों शब्दों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि ये दोनों शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, वे अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं। जी, वे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ये एक तरह का प्रतीकात्मक समास है। इसे हम वीआईपी एंट्री कह सकते हैं। अगर हम उदाहरणों की बात करें तो इसके ज्यादातर शब्द देवी देवताओं या किसी पौराणिक चरित्र के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जैसे लंबोदर। इसका विग्रह है लंबा है उदर जिनका। अब इसका सीधा अर्थ तो किसी भी बड़े पेट वाले व्यक्ति के लिए हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये शब्द सदियों से केवल गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है। तो वो तीसरा विशेष अर्थ हुए गणेश जी। ऐसे ही दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, अर्थात शिव जी।
ये दोनों शब्द मिलकर सीधे उस विशेष व्यक्ति की पहचान बन गए हैं। ये भाषा के विकास का एक बहुत ही उन्नत स्तर है। सदियों से इस्तेमाल होते होते लोगों ने वर्णनात्मक वाक्यांशों को एक विशेष संज्ञा में बदल दिया। तो अब जब हमने सभी 6 प्रकारों को समझ लिया है तो एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या पर आते हैं, जो पीडीएफ सामग्री में भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स के रूप में दी गई है। हाँ, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब हम परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, टाइमर चल रहा होता है, तो ये सीधे सीधे नियम कई बार आपस में उलझ जाते हैं। पुराने प्रश्न पत्रों में अक्सर ऐसे सवाल जानबूझकर डाले जाते हैं जो 2 अलग-अलग नियमों के बीच टकराव पैदा करते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रकृति है। वे केवल आपकी याददाश्त नहीं बल्कि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण करते हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल इसी दशानन को लेकर उठता है। अभी हमने बात की कि पहला पद संख्या है, यानी 10, तो उस नियम के हिसाब से इसे द्विगु समास होना चाहिए। हाँ, नियम तो यही कहता है। लेकिन अभी हमने ये भी पढ़ा कि ये रावण के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। जी। अब मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी यूपीएसआई या एसएससी की परीक्षा में बैठा है और विकल्पों में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों दिए गए हैं, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? ये दुविधा केवल दशानन तक सीमित नहीं है। एक और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं, पीताम्बर। हाँ, पीताम्बर में भी यही दिक्कत होती है। अगर हम इसका विग्रह करें, पीला है जो अंबर, तो यह वस्त्र की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये कर्मधारय समास होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करें, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो यह सीधे भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा करता है, जो इसे बहुव्रीहि समास बना देता है। यहाँ विशेषता और विशिष्टता के बीच टकराव है। तो ऐसे में विद्यार्थी क्या करें? इसका कोई स्पष्ट और प्रामाणिक समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत ही तार्किक है। व्याकरण के जानकारों और परीक्षा आयोगों का यह मानना है कि अगर किसी शब्द में 2 समासों की संभावना बन रही हो और परीक्षा के विकल्पों में दोनों मौजूद हों, तो आपको हमेशा बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी है। अच्छा, मतलब जब कोई शब्द सामान्य से विशिष्ट बन जाए तो विशिष्टता की ही जीत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस समास का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि जब कोई शब्द एक सामान्य नियम को छोड़कर एक विशेष और अद्वितीय अर्थ को अपना लेता है, तो उसकी वो विशिष्टता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तो बहुत ही शानदार मास्टर ट्रिक है। इसलिए दशानन, पीताम्बर, चतुर्भुज जैसे शब्दों के लिए पहला और सही उत्तर बहुव्रीहि होगा। हाँ, अगर विकल्प में बहुव्रीहि नहीं है, तब आप द्विगु या कर्मधारय चुन सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस एक नियम से बहुत सारे विद्यार्थियों के अंक कटने से बच जाएंगे। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बार पूरी तस्वीर को देख लेते हैं, ताकि चीजें दिमाग में व्यवस्थित हो जाएं। मैं एक रैपिड रिवीजन करवाती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर शब्द के शुरुआत में ऐसा उपसर्ग या अव्यय है जो रूप नहीं बदलता, जैसे यथा या प्रति, तो वो अव्ययी भाव है। अगर शब्द को तोड़ने पर बीच के कारक चिन्ह गायब हो रहे हैं, तो वो तत्पुरुष है। अगर पहला पद दूसरे की तारीफ कर रहा है और तोड़ने पर है जो या के समान आता है, तो वो कर्मधारय है। अगर शुरुआत किसी गिनती से हो रही है और वो किसी समूह को दर्शा रहा है, तो वो द्विगु है। अगर दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह है या वे एक दूसरे के विपरीत है और दोनों का समान महत्व है, तो वो द्वंद्व है। और अंत में अगर दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ या वीआईपी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से बहुव्रीहि है। बेहतरीन। ये पूरा ढांचा बहुत ही स्पष्ट है। आज के इस अंक में बस इतना ही।